हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम साइंस का चैप्टर 2 करेंगे और इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने चैप्टर 1 किया था। तो इसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन्हें आज हम देखेंगे। जो हमारा उच्च प्राथमिक के लिए पेपर 2 होता है तो उसका साइंस हम आज पढ़ेंगे और उसका चैप्टर 2 है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? ये जो हमारे हवा होती है मिट्टी के साथ, हवा और मिट्टी और जल इन स्थानों पे ये पाए जाते हैं और ये नमी युक्त जो स्थान होते हैं हमारे उनमें इनकी संख्या ज़्यादा होती है बैक्टीरिया की, जिसके कारण जो हमारा एक कोशिका होता है, सेल होता है, तो ये उसके केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं और बैक्टीरिया के कारण ही हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये एक खतरनाक चीज़ होती है जो बैक्टीरिया हमारा। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं थोड़ा बहुत। बैक्टीरिया ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया हमारे ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें केवल एक ही कोशिका होती है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मतलब ये मिट्टी में भी, हवा में भी और जो जल वाले स्थान हैं वहाँ भी ये पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। मतलब जहाँ नमी होती है, आप कह सकते हैं पानी होता है और पानी से जो नमी होती है वह नमी के स्थान पे इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये गोलाकार, अंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते। कहने का मतलब यह है कि इनके जो आकार होता है इनका जीवाणु का, वो गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और सर्पाकृत भी हो सकता है। मतलब ये इसके आकार हैं, तो इन आकारों में से किसी भी आकार में ये हो सकते हैं। और जीवाणु की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। और जीवाणु हमारे जो होते हैं, जीवाणु वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। और जहाँ नमी युक्त जो स्थान होगा वहाँ इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, एक होता है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था। मतलब जो हमारे नील हरित शैवाल थे उन्हें पहले शैवाल के समूह में रखते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे उस समूह से निकाल दिया गया। परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। मतलब एक समूह है, मोनेरा नामक समूह है। तो जो नील हरित शैवाल है हमारे, उन्हें मोनेरा नामक समूह में रखा जाता है। पहले रखा जाता था शैवाल के समूह में, लेकिन अब मोनेरा नामक जो हमारा समूह है उसमें अब इन्हें रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है। मतलब ये जो होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, इनका जो रंग होता है वो नीला और हरा होता है। मतलब नीले कलर के भी होते हैं और ये हरे कलर के भी होते हैं। तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। मतलब जो हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, सेम उसी की तर्ज पे ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात कहें तो ये स्वपोषी होते हैं। मतलब स्वयंपोषी, अपना पोषण स्वयं करते हैं। ये कौन करते हैं? साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये अपना पोषण स्वयं करते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वायरस यानी विषाणु। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है क्योंकि वायरस से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये और जो वायरस होते हैं हमारे, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। मतलब जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उन सब में सबसे जो छोटे होते हैं या सूक्ष्म होते हैं वो हमारे विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं। मतलब ये हमें वायरस जो है किसी स्कोप के द्वारा अगर हम देखेंगे, माइक्रोस्कोप द्वारा देखेंगे तभी दिखाई देंगे, अन्यथा वायरस हमें वैसे दिखाई नहीं देंगे।
तो यह है सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब ये जो बने होते हैं तो इनमें क्या क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा, उससे ये बनते हैं, उसके द्वारा बनाए जाते हैं, बनते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं। मतलब परजीवी का मतलब यहाँ ये है कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये हमेशा दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, तो ये हमेशा उन पर ही आश्रित रहते हैं। वायरस जो होते हैं हमारे, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। जो जीव दूसरों पे आश्रित होते हैं वो अपना स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर पाते हैं। और ये विषाणु जो होते हैं ये भी परजीवी होते हैं, तो इसी कारण ये अपना स्वतंत्र विभाजन नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। मतलब अगर ये अपनी जो प्रजनन क्षमता है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि करेंगे अपनी ये, तो इन्हें किसी जीवित कोशिका, किसी जीवित सेल की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब तक जीवित सेल नहीं मिलेगा तब तक इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सकती। आगे है, विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब विषाणु इतने खतरनाक होते हैं कि ये पौधों में भी, जंतुओं में भी और मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब वायरस जो होते हैं हमारे, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये जीव जंतुओं में और ये मनुष्यों में बीमारियां फैलाने का कारण है और बहुत घातक बीमारियां ये उत्पन्न करते हैं। जैसे जो हमारी घातक बीमारियां हैं वायरस के द्वारा, जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे मनुष्य में क्या क्या होता है, वायरस से चेचक हो जाता है, पोलियो हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है आदि। तो ये हमारा डेंगू और चिकनगुनिया है, ये हमारा जो मच्छर होता है उसके द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस वगैरह ये सब वायरस के ही वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारियों के नाम हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारा विषाणु की खोज दमित्री एवोनोवस्की, मतलब ये एक साइंटिस्ट थे, दमित्री एवोनोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। मतलब 1892 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक दमित्री एवोनोवस्की ने मतलब इनकी खोज की थी। और जो हमारी सजीव चीज़ें होती हैं और निर्जीव चीज़ें होती हैं, तो उनके बीच की कड़ी होती है जो वायरस होता है। वायरस जो है उन दोनों को जोड़ता है, निर्जीव और सजीव को। अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ एक संघ होता है, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में भी या प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। मतलब जो प्रोटोजोआ है उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं और ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीवों का समूह है। जो प्रोटोजोआ है हमारा संघ, तो संघ समूह के लिए कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ संघ या प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों का समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। मतलब इस संघ में जो भी जीव होंगे वो कैसे होंगे, हमारे एक कोशिक जीव होते हैं। मतलब उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, एक सेल होती है, एक कोशिका पाई जाती है। इसे सेल कहते हैं कोशिका के लिए। यह जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। मतलब ये जल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं और जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ये जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं तो ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं और जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। मतलब ये प्रजनन नहीं है, प्रजनन की जगह प्रजनन। तो इसमें क्या होता है, ये या तो स्वतंत्र रूप से रहेंगे
या फिर अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और जो इनकी प्रजनन क्षमता है उसके लिए एक विशेष संरचनाएं होती हैं इनमें, तो जिससे कि इनका प्रजनन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगला देखते हैं। जैसे ये किस किस में होता है, जैसे अमीबा में कूटपाद के द्वारा और पैरामीशियम में सीलिया आदि, मतलब अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया आदि। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय जीव होते हैं। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटमीबा। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इस संघ के कुछ मेंबर हैं, जंतु हैं, वो मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है उनमें से एक एंटमीबा रोग है। एंटमीबा एक है हिस्टोलिटिका। तो ये दोनों जीव हैं, ये सॉरी जंतु हैं ये। तो एंटमीबा और हिस्टोलिटिका से पेचिस होती है, पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। मतलब एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होती है, जो आदमी का पेट खराब होता है तो उसे वो पेचिस होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा पेचिस होती है और प्लाज्मोडियम के द्वारा जो मच्छर से होता है तो उससे मलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंगस। फंगस ये कवक को फफूंद भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा कवक होता है तो इसे हम फफूंद भी कहते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, ये कहाँ लगता है, जैसे हमारे घर में जो खाना बच जाता है, रोटियां बच जाती हैं, रोटियां आप देखते हो एक दो दिन के बाद एक सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है, तो वो फंगस होता है एक तरह से। और जो हमारी ब्रेड होती है खाने की नाश्ते में, तो ब्रेड पे भी फंगस जम जाता है। और जो चमड़े के बने हुए सामान हैं उस पर भी वाइट कलर का पाउडर जैसा वो फंगस हो जाता है। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। मतलब जब बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, जो कूड़े करकट पे छाते नुमा जो एक उगाता है वो कुकुरमुत्ता कहते हैं उसे, तो वो भी एक प्रकार का कवक होता है। और ये जो ब्रेड है हमारे खाने की, उस पर खाने की रोटियां, अचार वगैरह और चमड़े की जो वस्तुएं हैं उन पर देखने को अक्सर ये मिलता है। तो ये हमारा एक तरह का क्या होता है, कवक होता है। कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। मतलब कवक जो है वो हमारे लिए उनका लाभ भी है और उनके द्वारा हानि भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। अब देखिए हमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि जो मशरूम होता है वो एक प्रकार का हमारा जो कुकुरमुत्ता नाम से जानते हैं, तो ये हमारा एक प्रकार का कवक ही है। तो मशरूम को हम खाते हैं और खाने काम आता है, एक सब्जी है एक प्रकार की मान लो, तो मशरूम को हम खाते हैं। और जो पेनिसिलियम एक नामक कवक है, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन दवाई बनाई जाती है, नामक प्रतिजैविक दवाई, एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। और जो पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मतलब जब गेहूं में रोग लगता है, जो गेहूं की फसल होती है, तो एक पक्सिनिया नाम का वो होता है कवक, तो उसके द्वारा गेहूं में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पक्सिनिया नामक कवक के द्वारा गेहूं में रोग उत्पन्न किया जाता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। मतलब मनुष्य में जो रोग होगा कवक द्वारा, तो दाद होता है। जो दाद होते हैं हमारे वो कवक के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शैवाल, एलैग। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। मतलब जैसे जो तालाब होते हैं, तो तालाब के पानी के ऊपर काई टाइप की आ जाती है, हरी हरी चीज़ सी जो होती है,
तो वो एक तरह का हमारा शैवाल होता है, लेकिन हम आम भाषा में उसे काई कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम काई भी है शैवाल का। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला या क्लोमाइडोमोनास, मतलब क्लोरेला, और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, और अगला है डायटम्स, एक कोश की होती है। मतलब ये जो चार हैं, तीन हमारे ये एक कोश की होती हैं, मतलब क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास तथा डायटम्स, ये हमारे एक कोश की होती हैं। परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। मतलब ये तो हमारे जो हमने अभी बताए थे, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, ये केवल एक कोश की होती हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं हमारे वो बहुकोशिक होते हैं, और इनका शरीर सुकाय यानी थैलस कहलाता है। जो बहुकोशक होते हैं उनका जो शरीर होता है वो सुकाय या थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। मतलब इनमें जड़ भी होती है, तना भी होता है और पत्ती भी होती है। अगला है हमारा क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। मतलब जो हमारा क्लोरेला नामक शैवाल होता है उससे क्लोरीन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है, मतलब उसी के द्वारा बनती है। सीफेलुरोस बायरिसेंस नामक हरा शैवाल, मतलब ये जो हरा शैवाल है हमारा सीफेलुरोस बायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। मतलब ये जो हमारा शैवाल है, जो हमारी चाय की खेती होती है उसकी जो फसल होती है उस पर रोग उत्पन्न करता है। तो चाय हमारे भारतवर्ष में असम में होती है। असम में मुख्यतः चाय की खेती होती है, और ये जो रोग उत्पन्न होता है चाय की खेती में, ये सीफेलुरोस बायरिसेंस नामक एक हरा शैवाल होता है उसके द्वारा होती है। अगला है नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग। जो नदी या समुद्र में जो डायटम्स पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या क्या बनता है, उनका उपयोग टूथपेस्ट, जिसे हम ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, तापरोधी ईंटें, मतलब तापरोधी चीज़ें बनती हैं, ताप को रोकने वाली चीज़ें, और ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। मतलब ये जो डायटम्स होता है समुद्र में पाए जाने वाला, उसका उपयोग हम टूथपेस्ट बनाने में करते हैं, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर किया करें, और कमेंट करा करें, और मैं आपको डेली बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपनी जो यूपी टेट और सी टेट के जो एग्ज़ाम हैं उसमें बेहतर स्कोर कर पाएँ, और आपका भविष्य सुनहरा हो जाए। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे यूपी टेट सी टेट में, तो आप एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।